बिहार के प्रसिद्ध चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। प्लीज वेलकम राजनीति के रणनीतिकार प्रशांत किशोर। जो सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। आप खड़े होइए, अपने बच्चों के लिए खड़े होइए, नई व्यवस्था बनाइए। तो जो बच्चे जाकर बाहर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। जय हिंद। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आज इंडियन पॉलिटिकल में ऐसा कौन सा नेता है जो नरेंद्र मोदी का भी दोस्त है और राहुल गांधी का भी, जो ममता बनर्जी को अपना दीदी मानता है और अरविंद केजरीवाल सोनिया गांधी जैसे टॉप लीडर के साथ काम कर चुका है, तो आप शायद मेरे इस बातों पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक गलियारों में एक ऐसा भी नेता है जो वक्त वक्त पर इन सभी टॉप लीडर के साथ एडवाइजर बनकर इनकी इलेक्शन जिताने में इनकी मदद कर चुका है। और मैं बात कर रहा हूं प्रशांत किशोर जी के बारे में। आपको बता दें कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव जिताने में इनकी काफी मदद रही है। वह बहुत ही हम्बल दिल इंसान भी है। मेरा उनसे कई बार बातें भी हुई है। अगर होगा तो बहुत जल्द हमारे साथ एक प्यारा सा इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा। तो जानेंगे जो आदमी यूएन में जॉब करने के बावजूद भी क्यों आखिर अपना इंडिया और खासकर अपने गांव बिहार में आकर अपने गांव के लेवल पर जाकर उन्हें जागरूक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। वही 2014 में मोदी जी के नाम को वह कैसे घर घर तक पहुंचाया और फिर कैसे उनको एक वक्त पर मोदी जी से अपना रास्ता अलग करना पड़ा, और कैसे आज प्रशांत किशोर बिहार के गांव में जाकर बिहार की फ्यूचर पॉलिटिकल डेस्टिनी को बदलने की तरफ मेहनत का कार्य कर रहे हैं। तो आइए इनकी पूरी सच्चाई को जानते हैं। शुरुआत होती है बिहार की बक्सर जिले से, जहां बड़े होते हुए प्रशांत किशोर पढ़ाई में कम और दूसरी चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे। वही प्रशांत किशोर के पिताजी डॉक्टर थे और वह शुरू से ही प्रशांत किशोर की पढ़ाई पर खास जोर देते थे। वही प्रशांत किशोर जी के दिमाग काफी तेज था, इसलिए वह कम पढ़ाई में भी अच्छे मार्क्स ला लेते थे। मैथ उनकी बचपन से ही बहुत ही मजबूत थी और यही सब्जेक्ट उन्हें सबसे ज्यादा पसंद भी था। वही नंबर का जोड़ घटाव करना उन्होंने अपने जिंदगी के अर्ली ईयर्स में ही सीख लिया था, और यही आगे चल के इनके काम में आने वाले 12th के एग्जाम में मैथ का रिजल्ट ऐसा आया कि सब देखते ही रह गए, क्योंकि उस समय उन्होंने 150 में 150 मार्क्स लाकर प्रशांत किशोर ने खुद को और दूसरे को यह साफ दिखा दिया था कि इनकी मैथ में अंडरस्टैंडिंग कितनी मजबूत है, कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। यहाँ पर उनके पिता ने उन्हें वही ट्रेडिशनल रूल ऑफ एजुकेशन फॉलो करने को कहा, जो आमतौर पर हम हर इंडियन स्टूडेंट को कहा जाता है। जेईई को लेकर इंजीनियरिंग करो और फिर सिविल सर्वेंट का एग्जाम निकालकर सिविल सर्विसेज में ज्वाइन कर लो, जो हम में से सभी के ऊपर एक पेरेंट्स का ये प्रेशर रहता है। तो प्रशांत किशोर के ऊपर भी प्रेशर तो था, लेकिन वो प्रेशर को मैनेज करने की बेखूबी जानते थे। तो उन्होंने ये तय किया कि वह इंजीनियरिंग ना करके दिल्ली यूनिवर्सिटी जाकर स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करेंगे। इसमें उसका थोड़ा सा कोर्स भी आसान होगा और साथ ही वो दिल्ली जाकर एक नई दुनिया देख सकेंगे। फिर प्रशांत किशोर जी दिल्ली चले जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया, लेकिन फिर भी कुछ ही वक्त में जब उनकी तबीयत खराब हुई, उसका वहाँ इंटरेस्ट भी कहीं गायब होने लगा। तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी बीच में ही छोड़कर वह वापस बिहार चले आते हैं। अब वह बिहार आकर अगले 3 साल तक प्रशांत किशोर ने अपनी पढ़ाई में गैप ले लिया। इस वक्त को प्रशांत किशोर जी याद करके बताते हैं कि ये उनकी जिंदगी का एक बड़ा ही कठिन दौर था, जहाँ पर उनका अक्सर ही अपने पिता के साथ मतभेद होता रहता था। फिर इनके पिता के कई बार कहने पर 3 साल के गैप के बाद प्रशांत किशोर ने फिर से एजुकेशन को पूरा करने का फैसला करते हैं और इस बार लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में अपनी एजुकेशन को पूरी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर 2 साल का गैप ले लिया और फिर वह इन 2 सालों के बाद हैदराबाद चले गए, जहां से उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ये तो उनकी स्टूडेंट लाइफ थी, लेकिन अब उनका प्रोफेशनल जीवन शुरू होने वाला था, जो कि अब उनकी कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रशांत किशोर जी यूनाइटेड नेशन की इंडियन विंग्स में जॉब पाते हैं एवं जहां जॉब पाकर यंग प्रशांत किशोर को जब मौका मिला तो वो बिहार भी जाकर
पोलियो वैक्सीन के प्रोग्राम को ओवरलुक करते हैं और वहां से ऑपरेशन को मैनेज करते हैं। तो प्रशांत किशोर ने झट से कह दिया और एक बार फिर से बिहार आ गए। इस प्रोजेक्ट के बाद इनका बिहार से जाने का और वापस आने का सिलसिला यूं ही चलता रहा एवं वो बिहार आकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में काम तो करा, लेकिन वहीं इनकी मुलाकात होती है इनकी फ्यूचर वाइफ जानवी दास से, जो कि उस समय वह एक डॉक्टर थी और वहां वह मेडिकल प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट में प्रशांत किशोर बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में दिल्ली ऑफिस में काम करने के लिए बुला लिया, जो कि दिल्ली में ही उनका यूनाइटेड नेशन का इंडिया में एक बड़ा ऑफिस था और यहाँ आना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है एवं वहाँ पर भी एक अच्छा काम। तो इसकी अगली पोस्टिंग हुई यूनाइटेड नेशन। फिर प्रशांत किशोर की अगली पोस्टिंग न्यूयॉर्क में हो जाता है। तो वह अपने परिवार के साथ वहीं जाकर रहने लगते हैं, जहां जाकर प्रशांत किशोर की जिंदगी पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है। वहां उनकी फैमिली भी थी, वो वहां अच्छे पैसे भी कमा रहे थे और साथ ही वह यूएन में एक अच्छे डिप्लोमेट भी बन चुके थे। और एक आम नौजवान को भला इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए होगा। लेकिन प्रशांत किशोर का काम करने का तरीका कुछ अलग था। यूएसए में रहते हुए प्रशांत किशोर को कुछ ऐसा फील होना शुरू हो गया कि उनकी ऑफिशियल जॉब अब ज्यादा सुकून उसे नहीं दे रही है। इसीलिए उन्होंने अपने सीनियर को कहा कि वह एक फील्ड जॉब करना चाहते हैं, जहां पर वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम कर सके। इसके लिए उन्हें अफ्रीका के एक वेस्टर्न कंट्री में जाना पड़ा और वहां उसे अब ग्राउंड लेवल पर काम करना था। प्रशांत किशोर ने इस अपॉर्चुनिटी को भी हाँ कहा और अफ्रीका पहुंच गए। कुछ वक्त वहां पर काम करा। जब काम वहां पर काम करने में एक्सपर्ट हो गया, तब उन्होंने भारत देश की गुजरात स्टेट पर एक न्यूट्रिशन कंपनी से जुड़ा एवं एक रिसर्च पेपर पर लिखा। इस रिसर्च पेपर में इंडिया की सबसे डेवलपमेंट स्टेट का और यहीं पर प्रशांत किशोर जी का लाइफ स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। यहीं से नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के बीच बातचीत की शुरुआत होती है। तो मोदी प्रशांत किशोर जी से कहते हैं, भाई अगर आप वाकई में बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव की सोच रखते हैं, तो शिकायत क्यों करते हो? मैं आपको गुजरात में आने का इनविटेशन करता हूँ। आप आइए और गुजरात में आकर ग्राउंड पर काम कीजिए। और यहीं पर प्रशांत किशोर जब तक एक लेवल पर काम करने के साथ साथ वह अपना स्किल को लोगों के साथ रखने का उनको मौका भी मिला एवं उसने 100% देना भी शुरू किया। वो अपनी जिंदगी का सबसे लंबी कदम बढ़ाने वाले थे। अब उनके पास दो चॉइस थे, या वह यूएन में ही रहकर अपनी वेल सेटल की जिंदगी को एंजॉय करे या फिर आने वाले वक्त को छोड़कर यानी अमेरिका को छोड़कर अपने भारत में वापस आकर कुछ अपने इंडिया के लिए, कुछ अपने भारत के लिए, ग्रो के लिए अपना कदम उठा सके, कुछ कार्य कर सके। और उसने बिल्कुल दूसरा फैसला चुना अपने देश के लिए। और अब जब उन्हें एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर की तरफ से काम करने के लिए इन्विटेशन आया, तो प्रशांत किशोर ने अपने देश को चुना और अपनी नौकरी को छोड़कर वह गुजरात आ गए। साल 2011 की बात है, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रशांत किशोर से मिले और धीरे धीरे दोनों ने फ्यूचर पॉलिटिक्स और हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर अध्ययन करना शुरू करा। वही अगले ही साल 2012 में गुजरात में इलेक्शन होने वाले थे और सबसे पहले प्रशांत किशोर ने इसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी किया। प्रशांत किशोर ने मोदी जी को कई तरह से मदद की। वही सबसे पहले तो मोदी जी को सोशल मीडिया का रीच के बारे में, उनके पोटेंशियल के बारे में समझाते हैं और उन्हें फेसबुक और यूट्यूब को यूज करने के लिए एवं उस पर अपनी बात वो सलाह को रखने की एक अकाउंट तैयार करवाते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी के कुछ स्पीच भी उन्हीं के स्क्रिप्ट भी किया हुआ रहता है। जब इन स्पीच में सीएम मोदी जी को पोटेंशियल और काफी रिच दिखा तो वो बड़े ही इम्प्रेस हुए। उन्होंने प्रशांत किशोर को अपनी स्पीच टीम में जोड़ लिया एवं ऐसा करके प्रशांत किशोर ने भी मोदी जी से रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जीतना शुरू कर दी। और कुछ ही समय बाद दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई कि 2012 के गुजरात इलेक्शन के लिए भी प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए एक ऑफिशियली इलेक्शन रणनीति के रूप में कार्य करने लगे। यहीं से प्रशांत किशोर अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले थे एवं प्रशांत किशोर के लिए इलेक्शन रणनीति गुरु का टैग सदा के लिए उसके नाम के साथ जुड़ने वाले थे। और अब जो इलेक्शन होने वाला था, ऐसा इंडियन पॉलिटिक्स में
पहले कभी नहीं देखा गया। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल जगत में आगाज इतनी तेज होने वाला था, जिसमें प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट की भूमिका निभाई और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनने में मदद करी। इसमें प्रशांत किशोर जी के इनोवेटिव आइडिया और प्लान से इम्प्रेस होकर मोदी जी ने 2014 लोकसभा इलेक्शन के लिए उन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। अब मिशन था नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनवाना, और इसके लिए जरूरत थी कि अब तक जहां वो गुजरात के लीडर्स के तौर पर जाने जाते थे, अब उनका लोगों के सामने ऐसा प्रोजेक्शन होना था कि देश भर के लोग उन्हें एक नेशनल लीडर के रूप में जान सके एवं देखने लगे। वही 2012 तक मीडिया में नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ही खराब थी और कोई भी उन्हें इंटरव्यू नहीं देना चाहता था, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी प्रशांत किशोर ने काफी उनकी मदद करी और ऐसी रणनीति बनाई कि देश भर में नरेंद्र मोदी को लोग सम्मान देना शुरू कर दिए एवं उसे जानने लगे। सबसे पहले तो उन्होंने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को और बढ़ चढ़ कर यूज करने की सलाह दी, जिसके बाद ही नरेंद्र मोदी जी के यूट्यूब और फेसबुक पर वीकली वीडियो अपलोड होना शुरू हुए, जहां पर उनकी स्पीच अब डायरेक्टली यूट्यूब के जरिए लोगों तक पहुंच रही थी। इसके साथ ही 2013 में प्रशांत किशोर ने अपने दूसरे को फाउंडर्स के साथ मिलकर सिटीजन ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस की शुरुआत करी, जिसमें कि एक आम आदमी भी आगे आकर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता था, और इससे पॉलिटिकल पार्टिसिपेट बढ़ने लगी। और इसी के साथ ही कई इनोवेटिव कैंपेन किए गए ताकि नरेंद्र मोदी को देश भर में प्रोमोट किया जा सके, जैसे कि चाय पर चर्चा, 3D होलोग्राम रैली और रन टू यूनिटी। 2014 में लोकसभा चुनाव होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी की जीत होती है और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और इसी के साथ प्रशांत किशोर भी अपने मिशन में सक्सेसफुल साबित हो जाते हैं और इसका ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑफ फिनिश कंप्लीट हुआ। वही इलेक्शन रिजल्ट के कुछ ही महीने बाद प्रशांत किशोर अपनी मोदी से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और वह अपने अगले प्रोजेक्ट की तरफ चलने लगते हैं। उन्होंने ये बात बताई कि इलेक्शन से पहले प्रशांत किशोर ने भारतीय ब्यूरोक्रेसी में लिटरल एंट्री लाने की बात करी थी और मोदी जी इस बात से एग्री भी किए थे, लेकिन पीएम बनने के तुरंत बाद ही, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट पर काम करना रहा होगा शायद, तो लेटर एंट्री के मुद्दे पर पीएम मोदी थोड़े से हिचकते दिखते हैं, थोड़ा नजरअंदाज करते दिखते हैं। और इसी बात को लेकर प्रशांत किशोर भी समझ जाते हैं एवं प्रशांत किशोर ने यह तय किया कि वह अगले प्रोजेक्ट की तरफ मुख मोड़कर 2014 के नवंबर महीने में फिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलते हैं और यहाँ पर भी पहली मुलाकात में ही दोनों की अंडरस्टैंडिंग सही बैठ जाती है, जहाँ से फिर नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर को अपने काम में आने के लिए इन्वेस्ट करते हैं और फिर यहीं से प्रशांत किशोर एक बार फिर अपना रुख बिहार की तरफ करते हैं। वही प्रशांत किशोर की ग्राउंड की समझ और इलेक्शन की समझ इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने नीतीश कुमार को ये इलेक्शन जीतने में मदद करी और फिर नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद प्रशांत किशोर को एडवाइजर फॉर प्लानिंग एंड प्रोग्राम बना दिया एवं प्रशांत किशोर ने यहाँ पर रहकर अपने बिहार की राजनीति को और भी गहरे स्तर पर समझा। तब उनको यह भी समझ आया कि कैसे एक आइडिया और इम्प्लीमेंटेशन के बीच कई लेयर्स होते और कोई भी पॉलिटिशियन डिसीजन लेने पर कितने डाइवर्स की तरह अप्लायंस लोगों से मिलते हैं एवं इन्हीं के साथ वह अगले 2 वर्ष तक लगातार बिहार में ही काम किए और अपने अगले इलेक्शन के लिए नया प्रोजेक्ट पर चले गए। अगले कुछ सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह, मनमोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन के साथ भी प्रशांत किशोर ने उनके इलेक्शन जिताने में उनकी काफ़ी मदद की एवं उनके साथ काम किया और इन सभी पॉलिटिशियन को इनके स्टेट इलेक्शन में जीत दिलाने में काफ़ी मदद करी और इन सभी प्रोजेक्ट्स में प्रशांत किशोर ने इनसे करोड़ रुपए की संपत्ति भी कमा ली थी और इन्हीं के साथ अब वह अपनी जिंदगी की अगले चैप्टर में जाना चाहते थे। वही 2021 के तमिलनाडु इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर ने ये अनाउंस कर दिया कि अब वो किसी के साथ इलेक्शन की प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार से काम नहीं करेगा और जब उन्होंने सेंट्रल से लेकर स्टेट पॉलिटिशियन के साथ जगह जगह गांव-गांव जाकर उनको इलेक्शन जीतने में मदद किया
तब उसे एक बात तो समझ आ गया कि जितना काम सिर्फ इलेक्शन के वक्त होता है, वही नेता जिससे उन्होंने जिताने में मदद करी, उन्होंने 5 साल के अपने कार्यकाल में उतना काम कंप्लीट करके नहीं देते, और होता भी है तो ग्राउंड लेवल पर ज़्यादा कोई बदलाव नहीं कर पाते। और वो देखते हैं कि यही समस्या उनका होम स्टेट यानी बिहार में भी है, और यह उनके लिए काफ़ी गंभीर हो जाते हैं। और जो कि बिहार आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, और पिछले कितने ही दशक से यहाँ के नेताओं ने यहाँ की पब्लिक को लूट कर अपनी जेब भरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के मायनों में यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ है। वही जब यह प्रॉब्लम प्रशांत किशोर जी को बिल्कुल करीब से दिखा तो उन्होंने यह तय किया कि वह खुद ही इनका जिम्मा उठाएंगे और अपनी आगे की पूरी जिंदगी बिहार को आगे बढ़ाने की तरफ डेडिकेट कर देंगे। यहीं से उनके द्वारा शुरुआत होती है जन स्वराज की, जो आगे चलकर बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। इसके लिए प्रशांत किशोर जी बिहार की पद यात्रा पर है। यहाँ वो गांव-गांव जाकर अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाते हैं और उन्हें उनकी वोट की इम्पोर्टेंट को लेकर जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज बिहार का नौजवान बिहार में रोजगार को लिए परेशान है। वो रोजगार को ढूंढने के लिए दूसरे स्टेट में जाकर काम करते हैं, जिससे बिहार के गाँव में नौजवानों की संख्या काफ़ी कम है और उनका परिवार काफ़ी पीछे छूट रहा है। इसी बिहार की टैलेंट को बिहार में वापस लाने की तरफ, बिहार को ग्रो स्टोरी को जोड़ने की प्रयास में प्रशांत किशोर जी लगे हुए हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर प्रशांत किशोर जी के पास बिहार की पॉलिटिकल पावर आता है तो वह जरूर ही बिहार के ऊपर एवं बिहार से पिछड़े राज्य का टैग को हटा देंगे, क्योंकि वो ना ही जाति पर एवं ना ही धर्म पर, ना ही भड़काऊ प्रकार का भाषण देते हैं, ना ही इस प्रकार का राजनीतिक करते हैं। वही आपका प्रशांत किशोर जी के ऊपर क्या ओपिनियन है, हमें वह कमेंट में जरूर बताइए। वही अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में।